Hello friends, welcome back. This is the lecture number 2 of our 5 class crash course on reading comprehension for the CSAT Prelims 2025. In the last session, we have laid the foundation for understanding what reading comprehension is really about and also how UPSC frames its questions. We have seen a lot of kind of questions asked in the previous years, and today we are going to build something new like types of question UPSC asks and common traps and how to break down the complex passages with clarity and speed. So today we will see it in a more elaborative manner. Whether you are struggling with abstract language or confused between the close options, this session will help you to practice with practical tools and the strategies that actually works in the exam hall. Okay, तो नोटबुक लेके बैठो. सिर्फ ऐसे ही कान में ईयरफोन लगा के सुनने से कुछ नहीं होगा. ये कोई यूट्यूब का नॉर्मल आपका रील और वीडियो नहीं है. एक प्रॉपर पढ़ाई के वे में आपको इसको देखना है और इसके लिए आपके हाथ में पेन और पेपर होना चाहिए. ठीक है, तो इसको सीरियसली लो, मजाक में मत. मैं बार बार बोलूंगा कि इसको सीरियसली लेना है क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं और कहीं ना कहीं ये बाद में जाके फिर आपके लिए प्रॉब्लम बनता है. चलो, तो शुरू करते हैं. मैंने लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन आपको दिया था कि इसको आपको सॉल्व करना है. कुछ बच्चों ने कमेंट में बताया भी है, सॉल्व भी किया है. आई होप अभी और भी लोग लेक्चर देखेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे. बट मैं इसको यहाँ पे एनालाइज करके करने की कोशिश करता हूँ. चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. सबसे पहले मैंने जो बताया था कि ना तो आपको पहले पैसेज पढ़ना है और ना ही क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शंस पढ़ने हैं. आपको देखना है कि एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है. जैसे कि ये क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, इसमें पूछ रहा है मेन आइडिया. ठीक है, लेकिन मैंने तो मेन आइडिया के बारे में कल बताया ही नहीं था. तो सबसे पहले आज जानते हैं कि मेन आइडिया मतलब क्या होता है. ठीक है, मेन आइडिया इज बेसिकली अ सेंट्रल आइडिया और व्हाट प्राइमरी कंसेप्ट ऑफ द पैसेज. मतलब कि कोई भी पैसेज आपको सामने दिया जा रहा है तो जो ऑथर है वो पूछना क्या जा रहा है उस पैसेज के पीछे. व्हाट इज द प्राइमरी कंसेप्ट, व्हाट इज एसेंशियल व्यू. मतलब ऑथर का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, कि मतलब वो कहना क्या चाह रहा है. सीधी हिंदी में अगर मैं बोलूं, हिंदी लैंग्वेज में, कि वो कहना क्या चाह रहा है. कभी कभी हम मजाक में बोलते हैं ना कि भाई तू कहना क्या चाह रहा. वही चीज है मेन आइडिया इन अ सिंपल वर्ड. मेन आइडिया इज नथिंग बट इट इज अ एसेंशियल पॉइंट और द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू. वो होता है मेन आइडिया. ठीक है, यही इस पैसेज में पूछा जा रहा है. चलो, अब हम ये पैसेज पढ़ेंगे क्योंकि हमने क्वेश्चन देखा कि मेन आइडिया पूछ रहा है. ना तो हम ऑप्शन देखेंगे ना ही हम पैसेज देखेंगे. पहले हम पहले क्वेश्चन देखेंगे और अब हम पढ़ेंगे पैसेज को. आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है. धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे फिर एक स्पीड आएगी और फिर आप इसको रियल टाइम पे अच्छे से विथ स्पीड कर सको. ठीक है, चलो. सो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन, पैसेज ये कह रहा है कि पॉलिटिकल थियरिस्ट नो डाउट हैव टू टेक हिस्ट्री ऑफ इनजस्टिस. मतलब कि whoever is a political theorist, नो डाउट दे हैव टू टेक अ हिस्ट्री ऑफ इनजस्टिस. यहाँ पे इनजस्टिस की बात कर रहे हैं लोग, लेकिन हिस्ट्री ऑफ इनजस्टिस, ध्यान से वर्ड पढ़ना. ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इनजस्टिस उसी को एग्जांपल से रिलेट कर रहा है. फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी. सीरियसली, मतलब कि कुछ पॉलिटिकल थियरिस्ट है, उनको हिस्ट्री ऑफ इनजस्टिस को सीरियसली लेना होगा. फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी. सो कंसेप्ट ऑफ द हिस्टोरिकल इनजस्टिस टेक्स अ नोट ऑफ अ वेराइटी ऑफ हिस्टोरिकल रॉन्ग्स. यानी कि बहुत सारे हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हुए हैं, उनमें से उनमें से ये जो हिस्ट्री ऑफ इनजस्टिस है वो भी एक है. ठीक है, जो कि आगे क्या कहता है कि दैट कंटिन्यूज इनटू द प्रेजेंट इन सम फॉर्म अनदर. ठीक है, सम फॉर्म अनदर एंड टेंड टू रेजिस्ट रिपेयर. मतलब कि वो कंटिन्यू आज भी चली जा रही है. इट इज टेंड टू रेजिस्ट रिपेयर. मतलब ये अभी एक इसकी एक प्रवृत्ति बन गई है कि वो सुधार उसमें ना हो सके. रिपेयर का मतलब होता है सुधार. ठीक है ना, तो रेजिस्ट करता है उस चीज को. पॉलिटिकल थियरिस्ट नो डाउट हैव टू टेक द हिस्ट्री ऑफ इनजस्टिस. फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी, हिस्ट्री ऑफ इनजस्टिस को लेना है. मतलब ये बहुत सारे हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हुए हैं, उनमें से एक हिस्ट्री ऑफ इनजस्टिस भी है जो कि आज तक किसी न किसी फॉर्म में चला जा रहा है और उसका एक प्रवृत्ति बन चुका है जो कि अभी भी सुधार करने के तरफ बढ़ नहीं रहा है. आई थिंक यहाँ तक का मतलब आप समझ गए होंगे. ठीक है, थोड़ी हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी में समझाने में अगर दिक्कत जा रही होगी समझने में, तो आप वापस से बैक करके समझ लेंगे. ठीक है, चलो. नाउ आगे क्या कहता है, टू रीजंस माइट अकाउंट फॉर द रेजिस्टेंस टू रिपेयर. मतलब कि ये दो कारण इसके बता रहा है रेजिस्ट करने के टू रिपेयर. पहला, अच्छा, जहां कॉमा और इस टाइप का फुल स्टॉप दिया होगा वहां पे आपको रुक के देखना है क्योंकि वहां से मीनिंग चेंज होता है. तो ये नहीं कि कंटिन्यू पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि आपको एक एक लाइन समझनी है. एक एक लाइन, एक एक कॉमा, एक एक फुल स्टॉप समझेंगे तभी आप उसका अर्थ समझ पाएंगे, अदरवाइज मीनिंग चेंज हो जाती है. ठीक है, नाउ पहला कारण कहता है नॉट ओनली द रूट्स ऑफ इनजस्टिस बरीड डीप इन द हिस्ट्री, इनजस्टिस इटसेल्फ कंटिन्यूज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन. देखो, ये कह रहा है कि ये जो हिस्ट्री ऑफ इनजस्टिस है ना, इसका रूट भी अपने आप में बहुत पुराना है, हिस्टोरिकल है. जैसे कि
इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, मतलब कि एक बता रहा है कि जैसे पहला देखो, इकोनॉमिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, आइडियोलॉजी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये हो गया दूसरा, और मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अपने आप में तीन चीजों के बारे में ये बता रहा है। पहला कारण है कि इट इज बरीड इन द हिस्ट्री ऑफ डीप डीप वे में, इट इज बरीड, ठीक है ना, इट इज बरीड इन द डीप इनसाइड। और इसी को तीन वे में वो बता रहा है कि इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, स्ट्रक्चरल वे में एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, आइडियोलॉजी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन को अगर मैं यहां बोलूं तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करता जा रहा है, ठीक है ना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन तो कैसे भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल पेट्रियार्की, पेट्रियार्की इज ऑल्सो अ डिस्क्रिमिनेशन, जहां पे मैन सुपीरियर है वुमेन से। तो इसके बारे में बात की गई। तो दूसरा, पहला तो हो गया ये, दूसरा कारण है टू, कैटेगरी ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस जनरली एक्सटेंड अक्रॉस अ नंबर ऑफ रॉन्ग्स सच एज इकोनॉमिक डेप्राइवेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड द लैक ऑफ रिकॉग्निशन। अगेन सेम चीज, उसी चीज को दूसरे वर्ड में लिख के दे दिया है, ठीक है। नाउ दिस कैटेगरी इज अ कॉम्प्लेक्स, not only because of the overlap between the number of wrongs, but because one or the other wrongs, generally discrimination tends to acquire the partial autonomy। अब इस वर्ड को यहाँ पे आपको हाईलाइट करना है, पार्शियल ऑटोनॉमी, मतलब कि जो इसके कारण बताया जा रहा है ना हिस्ट्री ऑफ इनजस्टिस के, तो इसमें कई कारण हैं, जैसे इकोनॉमिक हो गया, है ना, आइडियोलॉजिकल हो गया, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो गया, इसी को दूसरे वर्ड में यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में बताया। तो ये ओवरलैप कर रहा है यहाँ पे, एक दूसरे से ओवरलैप है, जैसे पेट्रियार्की है, वुमेन एम्पावरमेंट है, तो अब दोनों कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन अपने आप में भी ये एक पार्शियल ऑटोनॉमी रखता है। मतलब कि अगर आप एक चीज को खत्म करने जाएंगे तो वो जरूरी नहीं है कि दूसरा ऑटोमेटिक उससे खत्म हो जाएगा। इसी को यहाँ पे ये पार्शियल ऑटोनॉमी के थ्रू समझा रहा है कि इसका मतलब होता है पार्शियल ऑटोनॉमी। और नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है कि दिस इज बॉर्न आउट बाय द हिस्ट्री ऑफ रिपेयर इंडिया, ठीक है, और ये ही भारत में सुधार के लिए प्रूव हो रहा है। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का पहला ऑप्शन स्टेटमेंट कहता है कि अनटचेबिलिटी इन इंडिया, मैंने पहले बताया कि ये मेन आइडिया पूछ रहा है, मेन आइडिया को ध्यान में रखते हुए हम पैसेज पढ़ रहे थे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कहता है अनटचेबिलिटी इन इंडिया हैज नॉट बीन टेकन सीरियसली बाय द पॉलिटिकल थियरिस्ट। तो आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे सिर्फ अनटचेबिलिटी को एज अ एग्जांपल ऑफ हिस्ट्री ऑफ इनजस्टिस बताया गया, लेकिन कहीं भी ये नहीं बताया गया कि अनटचेबिलिटी इन इंडिया हैज नॉट बीन टेकन सीरियसली बाय द पॉलिटिकल थियरिस्ट। इसकी तो कहीं बात ही नहीं हुई है। तो सिर्फ ये वर्ड देख के कि अनटचेबिलिटी के बारे में हाँ पैसेज में लिखा हुआ है तो बस इसको सही मान लिया, तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे अप्लाई मत कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब देखो, एलिमिनेट जब करना होता है ना आपको ऑप्शन, तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि जैसे ही एक यहाँ पे हमने रॉन्ग प्रूफ किया कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसको रॉन्ग मार्क कर लिया। अब ऑप्शन में देखोगे आप, नेक्स्ट ऑप्शन देखोगे कि उसको कैसे देखना है। हिस्टोरिकल इनजस्टिस इज इनएविटेबल इन एनी सोसाइटी एंड इज ऑलवेज बियॉन्ड रिपेयर। अब ये आता है एक्सट्रीम वर्ड, जिसकी मैंने अभी बात करी ना कि ऑप्शंस, अगला ऑप्शंस को आपको कैसे देखना है। पहला तो आपका हो गया ये रॉन्ग, इस बेस में कि एग्जाम्पल दिया है उसने अनटचेबिलिटी का, ना कि अनटचेबिलिटी के बारे में बात की है। दूसरा कहता है कि हिस्ट्री ऑफ इनजस्टिस इज इनएविटेबल इन एनी सोसाइटी एंड इज ऑलवेज बियॉन्ड रिपेयर। अब आप खुद आप पूरे पैसेज को ध्यान से फिर से पढ़ो या आराम से रुक के देखना, कहीं पे भी इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट इट इज ऑलवेज बियॉन्ड रिपेयर, ये ऐसा कहीं कह ही नहीं रहा कि ये इम्पॉसिबल। तो ये तो एक्सट्रीम वर्ड हो गया ना, तो यहां पे आपको वो एलिमिनेशन टेक्निक अपनानी है जहां पे एक्सट्रीम वर्ड को देख करके आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ थर्ड वन सेज सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड द डेप्राइवेशन हैव देयर रूट्स इन द बैड इकोनॉमीज। ध्यान से देखो, बैड इकोनॉमीज, डिस्क्रिमिनेशन, आइडियोलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जैसे मैंने पेट्रियार्की बताई, कास्ट सिस्टम बताया, है ना, मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन बताया, तो यहां तो कई चीजों के बारे में बात हुई है, लेकिन सिर्फ ये रूट बता रहा है बैड इकोनॉमिक्स के बारे में। तो ये स्टेटमेंट भी कहां से लॉजिकल हुआ। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। देखो, पहला तो अब सीधे सीधे बच्चा कि एक तो यही सही होगा, दूसरा आप इसको भी पढ़ के समझ लो कि इट इज डिफिकल्ट, ये कठिन है, इफ नॉट इम्पॉसिबल, अगर असंभव नहीं है तो इट इज डिफिकल्ट, कठिन तो है ही, टू रिपेयर एवरी मैनिफेस्टेशन ऑफ द हिस्टोरिकल इनजस्टिस। इट इज व्हाट एक्चुअली पैसेज इज सेइंग। It is if it is not impossible, then if it is exactly difficult to repair every manifestation of what historical and injustice all about. So this is the correct answer. ठीक है। Now second question पूछ रहा है, on the basis of the above passage, the following assumption, देखो हमने assumption वाले क्वेश्चन किए थे पहली क्लास में, अब वही पूछ रहा है assumption। So पहला स्टेटमेंट कहता है removal of economic discrimination
लीड्स टू रिमूवल ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। अब आप कहीं पे भी देखो, ये स्टेटमेंट एकदम कह रहा है कि लीड्स टू रिमूवल ऑफ द सोशल डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि अगर हम इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर देंगे तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। पहली बात तो ये प्रैक्टिकली भी गलत है। दूसरा, पैसेज में ही कहा गया है कि इट इज पार्शियल ऑटोनॉमी, इट हैज इट्स अ पार्शियल ऑटोनॉमी। मतलब एक चीज को खत्म करने से दूसरी ऑटोमेटिक तो खत्म नहीं हो जाएगी, उसकी भी अपनी एक पार्शियल ऑटोनॉमी है, भले ही वो ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे कि पैसेज में कहा गया है कि इट ओवरलैप, ये ओवरलैप, ठीक है ना। सो ये इसको डेफिनेटली खत्म कर रहा है, एक के खत्म होने से दूसरा खत्म हो रहा। तो ये स्टेटमेंट डेफिनेटली स्टेटमेंट बता रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। नाउ सेकंड वन कहता है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटी इज द बेस्ट वे टू रिपेयर द हिस्टोरिकल रॉन्ग्स। ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि कहीं भी डेमोक्रेटिक पॉलिटी इस तरह का कोई वर्ड यूज ही नहीं हुआ है। डेमोक्रेटिक पॉलिटी इज द बेस्ट वे और ऐसा वैसा कुछ तो पैसेज में बात ही नहीं की गई है। और मैं बार बार कहूंगा कि पैसेज से इतर आपको नहीं जाना है, क्योंकि पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है कि आपकी जो प्रायर नॉलेज है वो सिर्फ पैसेज को समझने में लगनी चाहिए, कि ये जो वर्ड्स लिखे हैं ना सेंटेंस, इसको समझने में आपकी नॉलेज लग सकती है, लेकिन आपको जब आंसर देना है क्वेश्चन के, उस टाइम पे आपको वो प्रायर नॉलेज नहीं अप्लाई करनी है। उस टाइम पे सिर्फ जो पैसेज में लिखा है वो बताना है। हो सकता है इनडायरेक्टली कुछ चीजें इंडिकेट करनी होती है, जैसे इन्फ्रेंसेस वगैरह में, जो मेन आइडिया में भी हम वही कर रहे हैं, तो वो जरूर देखना है, लेकिन प्रायर नॉलेज आपको नहीं लगानी। ठीक है ना। चलो, अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये तो हो गया कल की, जो हमने कल का क्वेश्चन पूछा था उसको देखा है हमने। मैं शुरू करता हूं आज का लेक्चर। इससे पहले देखो, अभी हमने बताया मेन आइडिया, ठीक है, और मैंने अभी आपको समझाया कि मेन व्हाट इज मेन आइडिया। मेन आइडिया इज बेसिकली अ प्राइमरी कंसेप्ट ऑफ द पैसेज। सो इसी के बारे में ये सेकंड पैसेज बात करता है। चलिए इसको पढ़ते हैं। देखो, द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फेल टू accumulate मनी sufficient फॉर देयर नीड्स। ठीक है, ज्यादातर जो लोग हैं, दे फेल टू accumulate द मनी, वो उतना कमा नहीं पाते जितना उनकी जरूरत है। आर जनरली इजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियंस ऑफ द अदर, और वही लोग दूसरों के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब आगे देखो, दे परमिट द न्यूज़पेपर, द गॉसिपिंग नेबरर्स टू डू देयर थिंकिंग फॉर देम। मतलब उनकी जगह वो अखबारों से लेते हैं, अखबारों का ओपिनियन, पड़ोसियों का ओपिनियन, उनको ज्यादा तवज्जो देते हैं। नाउ आगे ये कहता है कि ओपिनियंस आर द चीपेस्ट कमोडिटीज ऑन द अर्थ। देखो, ये तो कॉमन सेंस कह रहा है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ में ओपिनियन ही एक ऐसी चीज है जो चीपेस्ट कमोडिटी है। लाइक आपका भी, के अड़ोस पड़ोस, या फिर कह सकते हैं फैमिली मेंबर्स, टीचर्स, और सबकी हर चीज को लेके कोई ना कोई ओपिनियन होगा। ठीक है, मेरा भी सेम है। तो इसलिए ओपिनियन आर द चीपेस्ट कमोडिटी ऑन अर्थ, वही ये स्टेटमेंट कह रहा है। नाउ एवरीवन हैज अ फ्लॉक ऑफ ओपिनियंस रेडी टू बी विज्ड अपॉन बाय एनीवन who will accept them. If you are influenced by the opinions when you reach decisions, you will not succeed in any undertaking. और ये कह रहा है, अगला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यहाँ पर हर कोई ओपिनियन देने के लिए तैयार है, और अगर हम ओपिनियन दूसरों से लेकर डिसीजन लेते हैं तो हम डेफिनेटली वहां पे फेल कर जाएंगे। सो बहुत सिंपल पैसेज है, और इस तरीके से इसको अच्छे से पढ़ के समझ के ही सॉल्व करना है। चलिए अब हम इसको स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ, मेन आइडिया बताना है। ठीक है, पीपल शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियंस ऑफ अदर। पीपल शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियंस ऑफ अदर। ठीक है, अगला देखते हैं, पीपल शुड एक्यूमुलेट एज मच एज मनी एज दे कैन। ध्यान से देखो कि इसमें कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्यूमुलेट नहीं कर पाते सफिशिएंट मनी, जितना उनको जरूरत होती है। ठीक है, लेकिन इससे कहां प्रूफ हो रहा है कि पीपल शुड एक्यूमुलेट एज मच एज मनी, तो उससे उनका ओपिनियन अपने आप वो लेने लगेंगे। इसलिए ये स्टेटमेंट तो पैसे से रिलेट ही नहीं कर रही, इसलिए ये कट गया। अब अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि पीपल शुड नाइदर गिव नॉर एक्सेप्ट द ओपिनियन। ये भी नहीं कहा जा रहा है कि ना तो आपको अपना ओपिनियन बताना है, भाई ओपिनियन का भी अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। पैसेज में भी कहीं नहीं बताया गया है कि पीपल शुड नॉट एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, ना तो एक्सेप्ट करे ना तो बताए, तो ये भी आउटराइटली रिजेक्ट हो जाएगा। फिर कहता है पीपल विल सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग इफ दे डू नॉट एक्सेप्ट एनी ओपिनियन एट ऑल। अब ये तो पहले आप समझो कि एक तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि पीपल विल सक्सीड, मतलब लोग तभी सक्सेस होंगे जब वो ना तो एक्सेप्ट करेंगे, मतलब वो किसी का भी ओपिनियन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भाई एक्चुअल में जो मेन आइडिया है, जो मेन कंसेप्ट है इस पैसेज का, वो ये कह रहा है कि आपको इन्फ्लुएंस में नहीं आना है किसी के भी ओपिनियन का। मैं अगर कोई काम करूंगा, मैं ओपिनियन ले सकता हूं किसी का, बट अल्टीमेटली मुझे वो काम करना है जो मुझे करना है। मतलब मैं इन्फ्लुएंस में आके काम ना करूं, तो मैं सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे एज पर दिस पैसेज। इसलिए स्टेटमेंट ए इज द राइट आंसर है। स्टेटमेंट डी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट।
ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप फिर से इसको बैक करके देखिएगा लेक्चर के बाद, और अगर कहीं पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर कर दूंगा। ठीक है, चलो। नाउ अगला क्वेश्चन कहता है 2024 का है। इसमें क्या पूछा गया है, सबसे पहले ना देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, ना पैसेज पढ़ना है ना ऑप्शंस पढ़ने हैं, पहले देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल, देखो ये पूछ रहा है मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्लुएंस। यूपीएससी का सबसे अच्छा टॉपिक, अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछ रहा है, अजम्पशन वाले और इन्फ्रेंसेस वाले। ठीक है, तो अब पहले समझते हैं कि लॉजिकल इन्फ्रेंसेस होते क्या हैं, तार्किक निष्कर्ष जिसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, देखो, लॉजिकल इन्फ्रेंस इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ प्रीमाइसेस और नोन फैक्ट्स यूजिंग द रूल ऑफ लॉजिक। कोई भी पैसेज पढ़ रहे हो आप या कोई भी रीडिंग पढ़ रहे हो, उससे क्या क्रक्स निकालते हो, आप उससे क्या एक्चुअल मीनिंग निकालते हो उसका, पूरा पढ़ने के बाद, दैट इज द लॉजिकल इन्फरेंस, कि वो किस बारे में बात कर रहा है, क्या क्या फैक्ट उसमें बताए गए हैं, उससे जो आप पूरा ओवरऑल सार जो निकाल रहे हो ना, जिसको सार कह सकते हैं या तार्किक निष्कर्ष, निष्कर्ष वही कंक्लूजन ही लॉजिकल इन्फरेंस है। बस उसी को नाम दे देता है कि रैशनल बताओ, रैशनल और लॉजिकल इन्फरेंस और मोस्ट लॉजिकल इन्फरेंस, बस वही है, एक्चुअल में सेम चीज है तीनों। ठीक है, so when you have you are asked to make a logical inferences from the passage, you are expected to do three things. First, read the given information carefully, फिर उसको समझो, अंडरस्टैंड करो, फिर उस पे एक कंक्लूजन पे पहुंचो लॉजिक लगा करके, चाहे वो फिर डायरेक्ट दिया हो या फिर इनडायरेक्टली दिया हो, मतलब उसमें डायरेक्टली लिखा हो या ना लिखा हो, तीनों चीजों को आपको, दोनों को समझ के एक कंक्लूजन पॉइंट पे आना है, और वही आपका लॉजिकल इंफरेंस कहलाता है। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, 2024 में आया था, ध्यान से पढ़ेंगे धीरे धीरे। यार आप लोग ना एक काम किया करो कि जब भी मैं क्वेश्चन चालू कर रहा हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, सबसे पहले आप ना एक पॉज लिया करो। ठीक है, पॉज लिया करो, और पॉज लेके फिर इस पे, एक सेकंड, पॉज लेके और फिर आप आगे बढ़ो, पहले अपने से सॉल्व करने की कोशिश किया करो, और फिर वीडियो को आगे देखो। इससे क्या है कि आपकी खुद की थिंकिंग डेवलप होगी। यहाँ तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, बहुत लोग हो सकता है कि देखते देखते समझ जाएंगे, अरे ये तो इजी है, इजी है, इजी है, बट एक्चुअल में जब आप क्वेश्चन लेके मतलब पैसे लेके करते हो ना, फिर वहां पे समझ में आता है कि नहीं भाई नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो वीडियो में टीचर कर दे रहा है, बट आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे बनेगा। इसलिए कहता हूं कि जब भी कोई भी पैसेज देखो, सबसे पहले आप उसको खुद से सॉल्व करो। वीडियो देख रहे हो तो पॉज करके देखो, और पॉज करके सॉल्व करो, और फिर उसका एनालिसिस देखो कि कहाँ पे मैंने गलती की और कहाँ पे अगर सही हुआ तो क्या मेरा भी लॉजिक वही है जो एक्चुअल में इस क्वेश्चन पे लागू होगा। ठीक है, चलो, तो आप पढ़ते हैं, इसको धीरे धीरे पढ़ना है, अभी प्रैक्टिस स्टेज पे है तो आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे तो अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। नाउ अकॉर्डिंग टू फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो आप ये बताओ मेरे को, यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, और आपको इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, कमेंट करके बताओ कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है और ये कब स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताओ, ये जीएस से रिलेटेड हो जाएगा, आपका थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी हो जाएगा, कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और ये कब स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, चलो, according to the Food and Agricultural Organization, one third of the food produced for human consumption is lost or wasted globally. अब यहाँ पे फुल स्टॉप है, रुक जाओ। यहाँ तक का समझो मीनिंग क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वन थर्ड फूड प्रोड्यूस्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज वेस्टेड ग्लोबली और लॉस्ट ग्लोबली। मतलब कि एक तिहाई जो फूड प्रोड्यूस होता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, वो किसी ना किसी तरीके से ग्लोब मतलब लॉस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। ठीक है, वेयर हाउस में पड़े पड़े सड़ जा रहा है या फिर वेस्ट किया जा रहा है, वो एक्चुअल में इस स्टेटमेंट का अर्थ हुआ। ठीक है, आगे कहता है फूड इज लॉस्ट और वेस्टेड थ्रू आउट द सप्लाई चेन। अब यहाँ पे हाईलाइट करो, सप्लाई चेन के बारे में बात कर रहा है। सप्लाई चेन कहां से? फ्रॉम इनिशियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक, इनिशियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन मतलब जहां से वो प्रोडक्शन हो रहा है वहां से, स्टार्टिंग से रॉ रॉ मटेरियल के रूप से लेके और फाइनल हाउस होल्ड कंजम्पशन। ठीक है, हाउस होल्ड कंजम्पशन तक। इंक्रीजिंग वेस्टेज ऑल्सो रिजल्ट इन द लैंड डिग्रेडेशन। ये तो कह रहा है कि भाई इनिशियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से लेके फाइनल हाउस होल्ड कंजम्पशन तक जो वेस्ट हो रहा है, वो हो क्यों रहा है, उससे क्या हो रहा है, एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, और बाई अबाउट 45%। ये तो डेटा हो गया। डेटा में आप अगर ध्यान नहीं भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि वो उसी को सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए डेटा दिया जाता है।
ये हो क्यों रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, कारण बता रहा है। मेनली ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। अब एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का तो सबसे ज्यादा आप समझ सकते हो कि इंडिया में ही एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होता है, हर घर में, हर तीसरे घर में खुद का बोर कराकर लोग रखे हुए हैं, है ना। तो पानी तो यहाँ बहुत ही ग्राउंड लेवल में एक्सट्रैक्ट कर रहा है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी सस्टेनेबल नहीं, डिफॉरेस्टेशन हो ही रहा है, हैदराबाद केस भी रिसेंटली आपने सुना होगा। सो ये सब चीजों के बारे में ये पैसेज यहां तक अभी कह रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी स्पेंड ओवर wasted food results in about 3.5 billion tons of carbon dioxide production every year। देखो, यहां तो इसने बताया कि फूड वेस्टेज हो रहा है, फूड वेस्टेज से किसका रिजल्ट क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। किस कारण से हो रहा है, डिफोरेस्टेशन, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन वगैरह। ठीक है, आगे ये कह रहा है इससे 3.5 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी हर साल प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो फूड वेस्ट हो रहा है ना, उससे इतना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन हो रहा है। और फिर कहता है कि डीके ऑल्सो लीड्स टू हार्मफुल एमिशन ऑफ द अदर गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। ठीक, अब आगे कहता है कि एड्रेसिंग द लॉस एंड द वेस्टेज ऑफ द फूड इन द ऑल फॉर्म इज क्रिटिकल टू कंप्लीट द साइकिल ऑफ द फूड सफिशिएंसी एंड द फूड सस्टेनेबिलिटी। अब इसका मतलब ये कह रहा है कि हमको यदि फूड सस्टेनेबिलिटी और सफिशिएंटली इसको मैनेज करना है, तो हमें इस लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड को ऑल फॉर्म में एड्रेस करना जरूरी है। दैट इज व्हाट इज रिटन इन दिस पैसेज। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। वही मोस्ट लॉजिकल एंड द रैशनल इन्फरेंसेस, सेम चीज, अगर सिर्फ इन्फरेंसेस में लिख के आएगा तो भी आपको वही बताना है। मोस्ट लॉजिकल इन्फरेंसेस बता रहा है तो भी आपको वही बताना है, और रैशनल इन्फरेंसेस द सेम, दीज आर ऑल, एवरीथिंग इज द सेम। वो नाम लगा लगा के नया नया वर्ड लिख लिख के बोल रहा है, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। सिर्फ इन्फ्रेंस समझो कि इन्फ्रेंस क्या निकालना है, आपको एक लॉजिकल तार्किक एक निष्कर्ष पे पहुंचना है, कंक्लूजन पे पहुंचना है। दैट इज व्हाट एक्चुअली द क्वेश्चन इज आस्किंग। ठीक है, चलो ऑप्शन देखते हैं। पहला कह रहा है कि करंट मेथड ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोलली, ध्यान से देखो, सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस एंड द वेस्टेज ऑफ द फूड। अब आप खुद देखो, पहली ही लाइन में लिखा हुआ है, सेकंड लाइन में, कि फूड इज लॉस्ट और वेस्टेज थ्रू आउट द सप्लाई चेन फ्रॉम इनिशियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टू द हाउस होल्ड, फाइनल हाउस होल्ड कंजप्शन। कहां से डिस्ट्रीब्यूशन बस सिर्फ सोल रिस्पॉन्सिबल हो गया इसके लिए? तो ये स्टेटमेंट तो आउटराइटली आप रिजेक्ट कर सकते हो, कॉमन सेंस लगेगा कि करंट मेथड ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोलली रिस्पॉन्सिबल। नो, इट इज नॉट सोलली रिस्पॉन्सिबल। सप्लाई चेन से लेके, इनिशियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से लेके एंड कंज्यूमर तक, हर जगह इसका लॉस हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है, और सब मिलके इसके लिए जिम्मेदार है, कोई भी सोल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन ऑप्शन मिलेंगे ना, जहां पे 1 2 3, 1 3 4, 1 2 4 इस टाइप के मिले, तो सीधे आप ये देखो कि कौन सा स्टेटमेंट हमको गलत, हम गलत कर सकते हैं, मतलब कि हमको गलत स्टेटमेंट को पकड़ना है, उसको मार्क करना है, और उससे बाकी हमको राइट आंसर पे आना है। आप ये मत ढूंढो कि आप सही आंसर हम ढूंढेंगे, सही स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसमें दिक्कत हो जाएगी। रादर आप क्या करो कि आप गलत स्टेटमेंट को पकड़ो कि नहीं नहीं ये तो गलत है, ये स्टेटमेंट तो पक्का गलत है, और फिर उससे आप ऑप्शंस में जाके इसको मार्क कर सकते हो। जैसे इसमें देखो, पहला स्टेटमेंट सीधे गलत आ रहा है, तो अब ऑप्शन में क्या दिया है, जहां पर भी एक दिखेगा ना, ये ये उसको गलत कर दो, तो आंसर बी होगा यहाँ पे। तो ये तो बहुत इजी है, ठीक है, ऑप्शन में ही इजी है, सीधे एक में हमको कैंसिल, हमने कैंसिल किया और सारा आंसर हमारा मिल गया। लेकिन ऐसे आप ऑप्शन और भी आ सकते हैं जहां पे आपको दो ही ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, दो में फिर आपको एक चूज करना पड़ेगा। लेकिन आपका लॉजिक यही लगेगा कि आपको गलत ऑप्शन पकड़ना है, कि कौन सा स्टेटमेंट का गलत हो। ठीक है, चलो तो पहला स्टेटमेंट गलत है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे सबको, देखेंगे समझेंगे कि क्या लिखा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ द फूड लॉस एंड वेस्टेज। अब कॉमन सेंस लगाओ आप कि लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड। अब जब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है ड्यू टू द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ द फूड, तो ऑफकोर्स ये एडवर्स अफेक्ट तो करेगा ही ना, इसको लैंड प्रोडक्टिविटी को, उसकी फर्टिलिटी कम करेगा। तो ये तो सही है, अपने आप में स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि रिडक्शन इन द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ द फूड रिजल्ट्स इन द लेसर कार्बन डाइऑक्साइड। अब ध्यान से देखो, जब ये स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है, पैसेज कह रहा है कि जब फूड का वेस्टेज होता है, लॉस होता है, उससे 3.5 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हर साल हो रहा है। तो जब हम इसमें कमी करेंगे, यानी कि फूड वेस्टेज कम करेंगे, तो उसमें रिडक्शन भी होगा कि नहीं होगा, कार्बन फुटप्रिंट में रिडक्शन होगा कि नहीं होगा। तो रिडक्ट, अगर ये एलिमिनेट लिखा होता तो वहां पे गलत हो सकता था, बट यहाँ पे रिडक्शन वर्ड लिखा हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, नाउ फोर्थ कहता है कि पुअर हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड्स आर नॉट अवेलेबल। ये तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, इसके बारे में तो कहीं पैसेज में बात ही नहीं की गई।
इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। और वैसे भी आप एक को गलत पकड़ लेंगे अगर, पूरा इसका आंसर मिल जाएगा पहले ही बार में, ठीक है? चलो, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, ये भी सेम ही है। उसी में से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये क्या पूछा गया है? ये असम्पशन पूछा गया है। ठीक है। तो देखो, हमने अभी देखा, अभी ये पैसेज तो सेम ही है, क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें क्या पूछा था? लॉजिकल इन्फरेंस, और इसमें पूछ रहा है assumption। assumption के बारे में हम क्या देखेंगे कि मैंने कल ही बताया था, which is not directly written, बट हमको लेना उसी प्रीमाइस से है ना? बट यू कैन नॉट निगेट द प्रीमाइस। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड्स टू बी री इमेजिन एंड मेड इफेक्टिव टू रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ द फूड। ठीक है। दूसरा पढ़ो, ensuring the reduction of the wastage and the loss of the food is a social and the moral responsibility of all citizens। अब पहले फर्स्ट ग्लांस में पहला स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड्स टू बी री इमेजिन एंड मेड इफेक्टिव टू रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। तो समझ आया? फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म को हम जब इफेक्टिव बनाएंगे तो इससे रिडक्शन जो है फूड वेस्टेज का, वो रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अगर यहीं पे एलिमिनेट लिखा होता तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाता। ठीक, लेकिन यहाँ पे रिडक्शन वर्ड यूज हुआ है, रिड्यूस, सो इसलिए ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म को अगर हम सुधारेंगे तो ऑटोमेटिकली फूड वेस्टेज में कमी आएगी, और यही एक्चुअल में ये स्टेटमेंट कह रहा है, ये ऑप्शन कह रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। नाउ दूसरा क्या कहता है? ensuring the reduction of the wastage and loss of food is a social and moral responsibility of all citizens। अब देखो इसमें ना बहुत सारे लोगों को डाउट है कि देखो अभी 2024 की आंसर की रिलीज नहीं हुई है, हो सकता है कि कुछ दिनों में रिजल्ट आएगा, मे बी अप्रैल में ही आने वाला है 2024 का रिजल्ट, फिर आंसर की रिलीज होगी, तो क्लियर होगा कि एक्चुअली में व्हाट यूपीएससी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन अभी इसके पीछे क्या लॉजिक है वो समझो। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर हम इंश्योर करते हैं रिडक्शन ऑफ द वेस्टेज एंड द लॉस ऑफ द फूड इज अ सोशल एंड द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजन, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैं लॉजिक लगा रहा हूं, जो मैं आपको समझा रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग तो ये स्टेटमेंट सही है। बट कुछ लोग इस स्टेटमेंट को गलत मान रहे हैं, इसलिए क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन की कहीं बात ही नहीं हो रही है पूरे पैसेज में। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट गलत है। बट एक ध्यान से डीप डाइव करके अगर आप ये पैसेज पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये स्टेटमेंट पहला ही कह रहा है कि इंश्योरिंग द रिडक्शन, फिर से वही रिड्यूस करना मतलब कम करना, अगर हम कम करते हैं फूड वेस्टेज को तो ये कैसे किया जा सकता है? इट इज अ सोशल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजन। तो आप बोलोगे कि सिटीजन कहां से आ गए? सिटीजन की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है। तो अब आप डीप डाइव करो, आप समझो कि ये जब प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है ना, कहां से हो रहा है? सप्लाई चेन से। कहां से? इनिशियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से फाइनल एंड कंज्यूमर तक, हाउस होल्ड कंजम्पशन जहां पे हो रहा है। और हाउस होल्ड कंजम्पशन मतलब क्या? हम और आप, अल्टीमेटली जो सिटीजन हैं, वही तो कंजम्पशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इट इज अ सोशल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर्स टू रिड्यूस इट। हम अगर इसको कहीं ना कहीं कम करते हैं तो ऑटोमेटिक इसमें कमी आएगी, फूड वेस्टेज में कमी आएगी। ठीक है, तो इस अगर इतना अगर आप लॉजिकल जाओगे वे में तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हाउस होल्ड कंजम्पशन इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द सिटीजन। बट एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात अगर वर्ड पकड़ोगे, अगर ये शब्द पकड़ोगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजन, तो ये कहीं पे बात नहीं हुई है पैसेज में। और क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें सिर्फ पैसेज से ही आंसर निकालना है, कभी भी आपको ये नहीं देखना है कि आउट ऑफ पैसेज, आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाके कुछ भी सोच के और जीएस वाली मतलब जीएस वाला दिमाग लगा के इसको आंसर कर दिया, नहीं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब यह है कि आपको पैसेज से ही आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इसलिए अभी के लिए तो मान सकते हैं कि इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बट मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन सी भी हो सकता है। देखेंगे जब आंसर की ऑफिशियल आएगी तो उसमें यूपीएससी ने क्या माना है के अकॉर्डिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पैसेज कहता है, चलो इसको भी ध्यान से करते हैं, लेकिन मैं फिर से कहूंगा, कोई भी पैसेज हम कर रहे हैं, जो भी हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, उसको सॉल्व करने से पहले आप उसको पॉज करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और अपने से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं तो यहाँ पे सारे कर दूंगा, मेरे सॉल्व करने से आपका पेपर नहीं निकलने वाला। मेरे सॉल्व करने से सिर्फ आपको एक ट्रिक मिलेगी, टेक्निक मिलेगी, वो चीजें समझ में आएंगी, और अल्टीमेटली जब आप अपने तरीके से उसको करेंगे भी जा करके आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए पहले हर क्वेश्चन को, हर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, हर पैसेज को आपको पढ़ाई करना है, पहले खुद से पढ़ना है, पॉज करना है वीडियो, खुद से सॉल्व करना है, और फिर उसको देखना है कि हाँ मैंने कहाँ गलती की, कहाँ मैंने सही किया। ठीक है, चलो अब इसमें पहला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन देखना है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एजम्पशन, अगेन एजम्पशन वाला है। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं। इनइक्वालिटी इज अ विजिबल इवन स्टैटिस्टिकली मेजरेबल इन मैनी इंस्टांसेस, मतलब कि जो समानता है, इनइक्वालिटी है,
उसको आप देख सकते हो और यहाँ तक कि स्टैटिस्टिकली उसको आप मेजर भी कर सकते हो। सीधी सी बात है, हम मेजर करके बताते हैं कि इनक्वालिटी क्या है। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा वेल्थ है और बाकी आधी पॉपुलेशन के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, दो वक्त के खाने के लिए भी पैसे नहीं है। इट इज टॉकिंग अबाउट द इनक्वालिटी ना, जो कि हमको दिखती भी है और स्टैटिस्टिकली हम उसको मेजर भी कर लेते हैं। वही ये पैसेज कह रहा है, ठीक है। बट इकोनॉमिक पावर दैट derives it इज इनविजिबल। लेकिन जो इकोनॉमिक पावर जो इसको ड्राइव करता है ना, वो इनविजिबल है। मतलब कि वो जो पावर है ना, जो फोर्स है, वो इनविजिबल है एंड नॉट मेजरेबल, और उसको आप नाप भी नहीं सकते हो। लाइक द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, पावर इज ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वालिटी। जैसे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है ना, सेम वे में पावर इज ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वालिटी, बीट ऑफ इनकम, वेल्थ, जेंडर, रेस, रिलीजन और रीजन। ठीक है। Its effects are seen in a pervasive manner in all the spheres. But the ways in which the economic power pulls and tilts the visible economic variables remain invisibly secure. देखो, लाइक द फोर्सेज ऑफ ग्रेविटी, पावर मतलब जो इकोनॉमिक पावर होता है उसका भी एक इनक्वालिटी, इनकम, जैसे इनकम हो गया, वेल्थ हो गया, जेंडर हो गया, रेस हो गया, कई टाइप से आप इनक्वालिटीज को देख सकते हैं। और इट इज अ परवेजिव मैनर, मतलब इट इज सीन इन अ परवेजिव मैनर, जिसको आप सभी स्पेयर में देखा जा सकता है, जो कि मैंने अभी बताया, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। और उसी के बारे में ये पूरा पैसेज बात कर रहा है। चलो अब स्टेटमेंट पढ़ोगे, ऑप्शन पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि क्या एक्चुअल में पूछा जा रहा है। एजम्पशन निकालना है, मतलब कि हमको इसी प्रेमाइस से देखना है कि क्या हम एज्यूम कर सकते हैं इससे। जीएस वाली नॉलेज मत लगा देना, ठीक है। चलो, इकोनॉमिक पावर इज द ओनली, पहले तो एक्सट्रीम वर्ड है, फिर भी अगर एक्सट्रीम है लेकिन पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है, और अगर वो कोरिलेट कर रहा है स्टेटमेंट, तभी हमको ये एक्सट्रीम वाला ट्रिक लगाना है यहाँ पे। अदरवाइज सिर्फ ओनली, कैन नॉट और एक्सट्रीम, बियॉन्ड, मतलब इम्पॉसिबल, अगर ऐसा देखे और वो कहीं ना कहीं कोरिलेट नहीं कर पा रहा है, तो उसको देख के सीधे नहीं मार देना है आंसर, नहीं तो वहां पे गलत हो जाओगे। ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखते हैं और फिर समझते हैं नहीं और फिर टिक मार के चले आते हैं, बाद में पता चलता है कि नहीं यार वो तो सही था। तो ये वाली ट्रिक मत अपना लेना। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक पावर इज ओनली रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द इनक्वालिटी इन सोसाइटी। अब आप खुद देखो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वेल्थ, जेंडर, रेस, रिलीजन, इनकम, रीजन, सब कुछ है। तो सिर्फ इकोनॉमिक पावर इज कहां से हो गया ओनली रीजन फॉर द इनक्वालिटी? तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगेन, एक कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दूसरा कहता है इनक्वालिटी ऑफ डिफरेंट काइंड, इनकम, वेल्थ एटसेट्रा री पावर। ध्यान से देखो, पावर जो है, इकोनॉमिक पावर जो है, वो जरूर क्रिएट कर सकती है इनक्वालिटी ऑफ डिफरेंट, मतलब वाइस वर्सा हो गया, मतलब कॉन्ट्रेरी हो गया ना ये स्टेटमेंट। लेकिन इनक्वालिटी कहां से रीइंफोर्स कर देगी पावर? तो दिस स्टेटमेंट इज ऑटोमेटिकली रॉन्ग। तो अगर आप वन को नहीं काट पा रहे हो, तो अगर दूसरे को देख लोगे, इसको कट कर दोगे, इसको रॉन्ग कर दोगे, तो भी आंसर आ जाएगा। दो दो सेकंड, ये कट गया और ये कट गया। अब फिर आप वन थ्री में थ्री एब्सोल्युटली राइट है, वन फिर देखोगे, और वन में मैंने अभी बताया कि क्यों ये गलत। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि इकोनॉमिक पावर कैन बी एनालाइज्ड मोर थ्रू इट्स इफेक्ट देन बाय द डायरेक्ट एम्पिरिकल मेथड। तो वही तो ये पैसेज एक्चुअली में बोल रहा है। ठीक है। तो आई होप ये वाला पैसेज, ये तो बहुत ही सिंपल था, ये आपको समझ में आया होगा। अभी तक जो भी मैंने पैसेजेस बताए हैं, ये आपको वापस से, अगर नहीं समझ में आया तो वापस से रिवाइंड करके देख लेना और प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अगला कहता है, एक मिनट में पानी पी लूं। हम्म, ये 2024 का ये भी है। चलो इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? रैशनल इन्फ्लुएंस। देखो फिर से वही आ गया, लॉजिकल, मोस्ट लॉजिकल और रैशनल इन्फ्लुएंस, सेम चीज। पढ़ेंगे कुछ पैसेज टुडे, आज। इफ वी कंसीडर द सिटीज सच एज द न्यूयॉर्क, ओके, लंदन, पेरिस, एज सम ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक cities in the world, it is because plan carrying a heavy system approach। देखो, ये पैसेज स्टार्ट कहां से हो रहा है वो समझना, कि आज जो हम कुछ सिटीज को देखते हैं ना, जैसे न्यूयॉर्क हो गया, लंदन हो गया, पेरिस हो गया, ये सिटीज मोस्ट आइकॉनिक सिटीज के लिए फेमस है। और वो वैसा क्यों है? इट इज बिकॉज प्लान्स कैरिंग अ हैवी सिस्टम अप्रोच वर इम्पोज्ड ऑन देयर प्रीसिंक्ट्स। मतलब कि जब इन अर्बन सिटीज को प्लान किया गया था, उसमें एक सिस्टम अप्रोच फॉलो की गई थी, इसके कारण ये मोस्ट आइकॉनिक सिटीज बनी है। अब आगे बढ़ते हैं। द बैकबोन ऑफ द सिस्टम थ्योरी या फिर सिस्टम अप्रोच, जो इसकी रीढ़ की हड्डी है ये पूरे अर्बन प्लानिंग की, दैट इज सिस्टम अप्रोच, इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग social, spatial, and cultural desirables into the mathematical model using the computing, statistics, optimization, and the algorithmic way of formulating and solving problems। Okay, क्या ये कह रहा है कि जो बैकबोन है ना ये पूरे अर्बन प्लानिंग का, उसके पीछे ये सिस्टम थ्योरी लगी हुई है, सिस्टम अप्रोच लगा हुआ है। और इस सिस्टम अप्रोच का मतलब ही क्या है कि ये क्या करता है कि जो सोशल,
स्पेशियल और कल्चरल डिजायरेबल है ना, सोशल मतलब जो डेमोग्राफी वगैरह है मान लो, स्पेशल मतलब लैंड वगैरह की जो लैंड यूज वगैरह हो गया, कल्चरल मतलब कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटीज है, कल्चरल डाइवर्सिटीज है ऑफ द सिटी, ये सब को मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है, मतलब कि वही कन्वर्ट करता है। एंड किसके थ्रू? बाई कंप्यूटिंग स्टैटिस्टिक्स, और जैसा कि आप सभी जानते होंगे मैथ में ऑप्टिमाइजेशन भी एक टर्म होता है, ठीक है ना, ऑप्टिमाइजेशन। एंड करता कैसे है? एल्गोरिथमिक वे ऑफ फॉर्मुलेटिंग इट, ठीक है ना, एल्गोरिथमिक वे में करता है इसको सॉल्व। तो कोई भी ये जो मोस्ट आइकॉनिक सिटीज के नाम पे आज फेमस है, इसके पीछे एक सिस्टम अप्रोच काम कर रहा है, और उस सिस्टम अप्रोच या सिस्टम थ्योरी के पीछे एक ही कारण है कि ये सिस्टम थ्योरी ट्रांसलेट करती है सोशल, स्पेशियल एंड कल्चरल डिजायरेबल थिंग्स को मैथमेटिकल मॉडल में, और उसको किसके थ्रू करती है? यूजिंग कंप्यूटिंग स्टैटिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन एंड एन एल्गोरिथमिक वे ऑफ फॉर्मुलेटिंग इट बाय एंड सॉल्विंग इट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द अर्ली universities in the West, which began to train professionals in the planning, spawned and some of the most ingenious planners who were experts in these domains. मतलब कि जो पहले की यूनिवर्सिटीज थी, यहाँ की यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने इन सारे डोमेन्स को रख करके अपने करिकुलर को सेट किया था, ठीक है। एंड दिस इज बिकॉज दीज वेरी सब्जेक्ट्स वर ऑब्जर्व्ड इनटू द प्लानिंग करिकुलम दैट हैड इट्स रूट इन द सोशल साइंस, ज्योग्राफी, आर्किटेक्चर। वही चीज जो मैंने अभी बताया कि यूनिवर्सिटीज ने करिकुलम में ऐसी सारी चीजों को इंक्लूड किया है, और उसके बाद जो वहां से लोग निकले हैं, वो एग्जैक्ट सिस्टम थ्योरी को अप्लाई करके अर्बन प्लानिंग किए हैं, और उसके बाद ये सिटीज आज की डेट में मोस्ट आइकॉनिक सिटीज के नाम पे जानी जाती है, क्योंकि इनकी अर्बन प्लानिंग में ये सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है। और ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि यूनिवर्सिटीज ने अपने करिकुलम में ये सारी चीजों को इंक्लूड करा है, ठीक है। लास्ट स्टेट क्या लाइन क्या कहता है कि प्लानिंग इन इंडिया, अच्छा अब इंडिया के बारे में बात कर रहा है ये, एंड इट्स एजुकेशन डिफर फ्रॉम द वेस्ट, मतलब कि भारत में इससे डिफरेंट चीज है, कैसी है क्या है ये नहीं बताया है, बट इतना कह रहा है कि प्लानिंग इन इंडिया एंड एजुकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्ट, ठीक है। तो जो वेस्ट फॉलो कर रहा है उससे डिफरेंट है इंडिया। समझ में आई बात? चलो, अब ऑप्शन देखते हैं। अच्छा ये एबीसी है, अब इसमें तो आप इसको तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, मतलब आप इसमें एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, आपको सारे स्टेटमेंट्स को देखने पड़ेंगे कि कैसे। चलो पहला देखते हैं। करिकुलम फॉर द अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ये क्या कह रहा है कि करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच और डाइवर्स अप्रोच का मतलब ही यहाँ पे वही है कि यही, मतलब कि आपको मतलब सारी चीजों मैथमेटिकल मॉडल्स जो ये बताया, ऑप्टिमाइजेशन, स्टैटिस्टिक, एल्गोरिदम, ये सारी चीजों को ट्रांसलेट करते आना चाहिए, ये सारी चीजें इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको मार्क करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट इसको पॉजिटिव करके, अगर पॉजिटिव है ये समझ में आ रहा है, तो इसको यहीं पे टिक मार के चले मत जाना आगे, हो सकता है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट और भी ज्यादा मोस्ट लॉजिकल इन्फ्रेंस निकल जाए, क्योंकि मोस्ट लॉजिकल इन्फरेंस का मतलब यह है कि लॉजिकल इन्फरेंस तो सारे ही हो सकते हैं, अगर देने को चाहे तो चारों स्टेटमेंट लॉजिकल इन्फरेंस पे आ जाएगा, लेकिन मोस्ट लॉजिकल इन्फरेंस का मतलब कि चारों में से हमको बताना कि हाँ एग्जैक्ट सबसे ज्यादा सटीक कौन सा बैठता है, ठीक है। तो सेकंड कहता है इन इंडिया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर ब्यूरोक्रेसी विच लैक्स फॉर्मल ट्रेनिंग इन अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ध्यान से पढ़ो, इन इंडिया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर ब्यूरोक्रेसी। आप कहीं भी ऐसा, कहीं भी पूरे पैसेज में लिखा है कि इंडिया में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर है तो कैसा चल रहा है, ठीक है कि गलत है? तो इंडिया के बारे में तो पर्टिकुलरली बात ही नहीं हुई, सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ है कि इन इंडिया इट इज डिफर फ्रॉम द वेस्ट। तो ये स्टेटमेंट कहां से आ गया सही? तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। सेम तीसरा क्या कह रहा है? इन इंडिया द मैनेजमेंट ऑफ द अर्बन एरियाज इज लोकल अफेयर्स विद क्रॉनिक प्रॉब्लम्स ऑफ इनसफिशिएंट फंड्स। फिर इंडिया के बारे में तो एग्जैक्ट तो इंडिया के बारे में बताया ही नहीं है, तो ये बी एंड सी तो यहाँ पे गलत कर सकते हो आप, सीधा मार्क कर दो कि ये तो गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज पैसेज इज नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया। इंडिया के बारे में सिर्फ एक लाइन लिख दिया है कि इन इंडिया इट इज डिफर फ्रॉम द वेस्ट। नाउ डीन देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है कि विद हाई डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन अवर अर्बन एरियाज प्लान डेवलपमेंट इन देम इज वेरी डिफिकल्ट। अगेन भारत के बारे में कहीं भी यहाँ जिक्र ही नहीं है कि ये पॉजिटिव वे में हमारा डेमोग्राफी ज्यादा है या कम है, डेंसिटी ज्यादा है इसके कारण ये खराब हो रहा है, ये कि नहीं हो रहा है, किसी तो कुछ बात ही नहीं हुई है। तो ये स्टेटमेंट कहां से सही हो जाएगा? अल्टीमेटली ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर से पढ़ो, ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि करिकुलम यानी कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज है उसका जो करिकुलम है फॉर अर्बन प्लानिंग, उसमें ये सारी इंटरडिसिप्लिनरी थिंग्स जो डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी को इंक्लूड करती हैं, ताकि ये अर्बन प्लानिंग और ये सिस्टम अप्रोच जो ये थियरी है वो अच्छे से अप्लाई हो सके, उसको ऐड करना चाहिए। इट शुड हैव बोल रहा है, तो ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और प्लस तीनों हमने अभी गलत करे बिकॉज वो तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा इसी में से फिर से एक क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है assumption, ओके, assumption टुडे इफ वी कंसीडर, देखो ये पेपर पैसेज वही है,
स्टेटमेंट पढ़ना है इसमें, इंडिया एजम्पशन करना है, ठीक है ना। एक वो लॉजिकल इन्फ्रेंस का था पहले वाला, अब ये एजम्पशन पूछ रहा है। देखो, इंडिया नीड्स अ न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल्स विथ नॉलेज रेलेवेंट टू द मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, अब इंडिया नीड्स अ न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल्स विद नॉलेज रेलेवेंट टू द मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पे मेरे को एक डाउट है, आप खुद समझो, क्योंकि 2024 के आंसर की नहीं आई है, तो अब ये एग्जैक्ट यूपीएससी क्या आंसर मानता है इसको, ये तो नहीं पता अभी। बट आप खुद सोचो, अभी मैंने जो लॉजिक पिछले पिछले क्वेश्चन में लगाया, उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन गलत होगा। कैसे गलत होगा? बिकॉज इंडिया नीड्स अ न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल्स नॉलेज रेलेवेंट टू द मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिस। इंडिया को तो बोला ही नहीं है ना मेरे भाई कि इंडिया को ऐसा होना चाहिए। इंडिया के बारे में तो सिर्फ इतना बोला है कि इंडिया इज डिफर फ्रॉम द वेस्ट। चलो दूसरा देखते हैं पहले, फिर इस पे आते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, इंडियन यूनिवर्सिटीज एट प्रेजेंट हैव नो कैपेसिटी। ये तो निगेटिव स्टेटमेंट है, प्लस इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट कि इंडिया में तो कहीं ये बताया ही नहीं है ना कि वर्स्ट केस चल रहा है या पॉजिटिव केस चल रहा है। सिर्फ वही लाइन बार बार बोल, ध्यान से पढ़ो। इंडिया के बारे में तो सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ है भाई, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्ट, इट्स एजुकेशन सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्ट। बट कहीं पे ये लिखा कि इट हैज नो पोटेंशियल और नो कैपेसिटी टू इम्पार्ट द ट्रेनिंग ऑफ द सिस्टम अप्रोच, और सिस्टम थ्योरी को वो अप्लाई ही नहीं कर सकता। ये तो वर्स्ट थिंग बता रहा है ना इंडिया के बारे में। और यहाँ तो ना तो पॉजिटिव बताया ना नेगेटिव बताया, बट डिफरेंट बताया बस। तो स्टेटमेंट टू इज तो ऑलरेडी रॉन्ग है, तो दो काट दो, इसको कट गया। अब या तो ए होगा या तो डी होगा, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, देखो इसमें भी डाउट है। अब चलो इसको छोड़ देते हैं डाउट ही, क्योंकि मेरे को खुद ही डाउट है इस पे। अगर आपको सही लग रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका क्या आंसर हो सकता है। वैसे मुझे जहां तक लगता है कि ये गलत होगा, ये नहीं होना चाहिए, बट एक पर्सपेक्टिव ये भी आता है कि ये सही हो सकता है। बताओ कैसे? वो ऐसे, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एक अर्बन प्लानिंग के बारे में, ठीक है, और कैसे एजुकेशन सिस्टम में इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो उस अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया नीड्स अ न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल, जिसको नॉलेज हो रेलेवेंट मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिसेस के बारे में, जैसे यही कि मैथमेटिकल मॉडल सिस्टम अप्रोच अपनाए, कंप्यूटिंग स्टैटिस्टिक एल्गोरिदम, ये सारी चीजें है ना। तो अगर उस तरीके से देखें तो पैसे जिसको कोरिलेट करता है, तो वहां पे तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। बट अगर पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली इंडिया की बात की जाए तो वहां पे स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। अगर आपको कुछ अपना व्यू पॉइंट देना होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसको एलेबोरेट करके कमेंट लिखना ना। अब एक लाइन में कमेंट मत लिख देना, बहुत सारे लोग एक लाइन में लिख देते हैं, फिर समझ नहीं आता कि आप कहना क्या चाह रहे हो। तो अच्छे से आप एलेबोरेट कर सकते हो कि हाँ, व्हाई इट इज राइट स्टेटमेंट और व्हाई इट इज नॉट, इफ देयर इज इट इज रॉन्ग, ठीक है ना। तो आपको ये स्टेटमेंट जरूर बताना है। तो याद रख लो, 2024 का क्वेश्चन है ये, इसको मार्क कर लो कि इसको जब आंसर की आएगी तो पता करेंगे कि इसके बारे में एक्चुअल यूपीएससी ने क्या माना है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली तो आंसर वही मानना पड़ेगा जो यूपीएससी कंसीडर कर रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन ना बहुत कम आते हैं, रियरली एक या दो ऐसा क्वेश्चन आएगा जो फंसा देता है कि उसमें हमको डाउट होता है कि क्या माने। बट अदरवाइज जो 25 टू 27 या समटाइम 30 क्वेश्चन जो आते हैं ना आरसी के ओवरऑल, उसमें एक ही दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पे फंस सकते हो आप। लेकिन बाकी क्वेश्चन डुएबल होते हैं, आराम से इजीली हो जाएंगे। खैर, ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। ये अच्छा 2019 का है, 2019 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले आप पॉज करो, ये थोड़ा सा पढ़ो, सॉल्व करो, और फिर वीडियो ऑन करो, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज अगेन टॉकिंग अबाउट assumption। पढ़ते हैं। Soil in which nearly all our food grows is a living resource that takes a year to form। मतलब कि जो ये मिट्टी होती है ना, सॉइल, जिसमें नियरली ऑल, अब ये याद रखना, एक एक वर्ड को देखना है। मैं बार बार इसीलिए एम्फेसाइज करता हूँ, चीजों को रिपीट कर करके आपको बताता हूँ। बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि रिपीट क्यों कर रहे हो आप बार बार, लेकिन समझो बेटा, बार बार रिपीट करने से आपको चीजें समझ में आएंगी, आपके माइंड में वो चीजें जाएंगी कि हमको पैसेज पढ़ते समय एक एक वर्ड का मतलब समझ करके चलना है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, सॉइल इन विच नियरली ऑल अबाउट ऑल आवर फूड ग्रोस, मतलब सब नहीं होता बट नियरली नियरली सभी हमारे फूड जो होते हैं उसमें ग्रो करते हैं मिट्टी में, है ना। कुछ बिना मिट्टी के भी हो जाते हैं। तो soil in which nearly all our food grows is a living resource that takes years to form। हम सब जानते हैं कि मिट्टी और ये जो सॉइल है, ये बनने की प्रोसेस में सालों लगते हैं। ज्योग्राफी में आई होप आप सबने पढ़ा होगा। अगला स्टेटमेंट यट बोल रहा है, देखो ठीक है, यहां से पढ़ो, यट लिखा हुआ है। जब भी कभी आप यट या बट, हाउ एवर, इस टाइप की स्टेटमेंट पढ़ते हो ना, पॉइंट मतलब फुल स्टॉप के बाद जब भी ये लिखा हो, तो अब आप ये समझ जाओ कि जो भी पहली लाइन में लिखा हुआ है, इसके आगे अगर यट लगा है, बट लगा है, या फिर हाउ एवर इस टाइप के वर्ड्स को यूज किया गया है, तो वो अगला स्टेटमेंट उसको कॉन्ट्रैरी कर रहा होगा, मतलब उसको कॉन्ट्रैरी कर रहा होगा, ठीक है। सो येट इट कैन वैनिश इन अ मिनट। बहुत साल लगते हैं सॉइल को बनने में, लेकिन ये मिनटों में खत्म हो सकता है, और हो भी रहा है। ये इसका मूल सार है जो ये अभी तक मैंने पढ़ा। अगला लाइन कहता है कि ईच ईयर, हर साल, 75 बिलियन टन्स ऑफ अ फर्टाइल सॉइल इज लॉस्ट टू द इरोजन। सॉइल इरोजन के बारे में आप सभी पढ़े होंगे कि सॉइल इरोजन होता है।
तो हर साल ये स्टेटमेंट, ये पैसे कह रहा है कि 75 बिलियन यानी 75 बिलियन टन्स ऑफ फर्टाइल सॉइल हर साल, मतलब कि एवरी ईयर एरोजन का शिकार बन रहा है। एंड दैट इज अलार्मिंग, और ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। नॉट जस्ट फॉर द फूड प्रोड्यूसर, सिर्फ फूड प्रोड्यूसर किसानों के लिए नहीं है, बट हमारे लिए भी है। सॉइल कैन ट्रैप अ ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो दो चीजें यहाँ पे याद रखना कि ये दो पॉजिटिव चीजें बता रहा है कि सॉइल हमारे लिए एक तो फूड ग्रो करता है, खाना देता है हमें। दूसरा, ये सॉइल जो है बहुत सारे लार्ज अमाउंट पे ह्यूज क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रैप करता है, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन एंड प्रिवेंट इन द फॉर्म ऑफ एस्केपिंग इट इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये एनवायरमेंट के लिए भी फायदा है, बेनिफिट है। तो दो चीजों को ये बता रहा है, ठीक है, समझ में आई। अब स्टेटमेंट पढ़ो, इसके ऑप्शंस देखो क्या कह रहा है। एजम्पशन हमें बताना है कि क्या इससे एजम्पशन हम निकाल सकते हैं। लार्ज स्केल सॉइल इरोजन इज द मेजर रीजन फॉर वाइड स्प्रेड फूड इनसिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। पूरा बहुत छोटा, मतलब बहुत ही छोटा पैसेज है। आप इसको अभी 1 मिनट भी आपको नहीं लगा, हम मुझे ही नहीं लगा, जबकि मैं बहुत धीमे स्पीड में पढ़ रहा हूँ। अब आप खुद बताओ, कहीं पे भी फूड इनसिक्योरिटीज के बारे में बात हुई है इस पैसेज में? बताओ, कहीं पे भी फूड इनसिक्योरिटीज के बारे में बात नहीं हुई है। फिर तो लार्ज स्केल, वाइड स्प्रेड, भाई कहीं बात ही नहीं हुई। ये तो आउट ऑफ पैसेज चल रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो पहले ही गलत कर दो। फिर भी आप समझो बात को कि लार्ज स्केल सॉइल इरोजन इज अ मेजर रीजन। अब आप खुद पढ़ रहे हो कि एंथ्रोपोजेनिक, जो मतलब जो ये ह्यूमन इंड्यूस्ड होता है ना, वो कारण नहीं है। एक क्लाइमेट चेंज का भी इशू होता है। कई तरीके से ये इनसिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, सॉइल इरोजन कर सकता है। पहली बात तो सॉइल इरोजन का कारण ही नहीं दिया हुआ है पूरे पैसे में, ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। चलो, तो पहला स्टेटमेंट गलत, ये कट गया, ये कट गया। अब आपके पास दो स्टेटमेंट बचे हुए हैं, दो ऑप्शंस बचे हुए हैं, बी और सी। अब इसमें देखो 3 दिया हुआ है, दोनों में कॉमन है। 3 तो आंख मूंद के पहले हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन इसको आंख मूंद के पहले सही कर दो कि ये तो सही है। अब ऑप्शन 2 पे सारी आंखें टिकी हो जाती हैं यहाँ पे। क्या कह रहा है ये? सॉइल इरोजन इज मेनली एंथ्रोपोजेनिक। देखो जो मैंने अभी जस्ट बताया कि एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक मतलब क्या होता है? ह्यूमन इंड्यूस्ड, ठीक है, ह्यूमन इंड्यूस्ड मतलब कि इंसानों के द्वारा किया गया चीज, ठीक, तो वो गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन तो भी यहाँ पे गलत है। वो कैसे? क्योंकि सॉइल इरोजन, वर्ड समझो, मेनली लिखा हुआ है। भाई एनवायरमेंटल भी तो होती है चीजें, बायोलॉजिकल भी तो होती हैं। तो सिर्फ एंथ्रोपोजेनिक कारण से सॉइल इरोजन होता है, ये तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ है। और ये तो एक आपके पास प्रायर नॉलेज भी है। वो बात अलग है कि प्रायर नॉलेज लगा मत देना। ये तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि सॉइल इरोजन इज नॉट ओनली हैपनिंग ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक रीजंस, बट पैसेज में भी कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलो, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सी ओनली। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द सॉइल्स हेल्प्स इन कॉम्बैटिंग द क्लाइमेट चेंज। कॉमन सेंस है यार, यूपीएससी की तैयारी करो तो इतना तो समझ में आएगा कि सस्टेनेबल यूज करेंगे तभी हमारे लिए, आगे वाली जनरेशन के लिए भी चीजें बचेंगी। ये तो मतलब आप जब प्रिपरेशन में आते हो तभी पहली लाइन ये पढ़ते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसमें सारी चीजें सस्टेनेबल मैनेजमेंट पे टिकी होती हैं, ठीक है। चलो, नाउ अगला पैसेज कहता है, उससे पहले ही समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये अगेन मोस्ट लॉजिकल इन्फ्लुएंस। आज मैं आपका इन्फ्लुएंसेस वाले सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। हमने अजम्पशन वाले कल भी करे थे, आज भी कर रहे हैं, साथ में लॉजिकल इन्फ्लुएंस और अजम्पशन मेन आइडिया के भी हमने 2 क्वेश्चन करे हैं शायद पहले। तो ये 3 जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये तो कंप्लीट हो गए, लगभग इस क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। और बाकी टाइप्स जो है ना, आने वाली क्लासेस में मैं उसको कवर कर दूंगा। तो आपके जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, जरूर एक चीज याद रखना कि प्रैक्टिस बंद मत करना, प्रैक्टिस तो भाई साहब जरूर करनी है आपको, ठीक है। चलो, इसको पढ़ते हैं। फिर वही रैशनल इन्फ्रेंस, लॉजिकल इन्फ्रेंस, मोस्ट लॉजिकल इन्फ्रेंस पूछा गया। आप पढ़ो इसको ध्यान से। क्लाइमेट चेंज में एक्चुअली बेनिफिट सम प्लांट्स बाय लेंथनिंग ग्रोइंग सीजंस, इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो बेनिफिट लिखा हुआ है, मतलब क्लाइमेट चेंज कभी कभी ना प्रॉफिट भी देता है, बेनिफिट भी करता है, हमेशा नुकसान ही नहीं पहुंचाता। यट, फिर मैंने बताया कि यट जहां पे भी हो तो वो कॉन्ट्रेरी करेगा उस स्टेटमेंट को, जो पहले बताया उसका कॉन्ट्रेरी होगा अगला स्टेटमेंट। अदर इफेक्ट ऑफ द वार्मर वर्ल्ड सच एज मोर पेस्ट, ड्रॉट, फ्लडिंग विल बी लेस बिनाइन। बिनाइन का मतलब यहाँ पे समझो, बिनाइन का मतलब होता है हार्मफुल, ठीक है, हार्मफुल। लेस बिनाइन मतलब कि थोड़ा कम हार्मफुल होगा, ये लेस हार्मफुल। हाउ विल द वर्ल्ड अडॉप्ट? कैसे वर्ल्ड इसको अडॉप्ट करेगा क्लाइमेट चेंज को? तो रिसर्चर्स प्रोजेक्ट दैट बाय 2050, रिसर्चर्स लोगों ने इसको प्रोजेक्ट किया है दैट बाय द 2050 सुटेबल क्रॉपलैंड्स फॉर द
4 कमोडिटीज, कौन कौन सी? 4 कमोडिटीज, मेज, पोटैटोज, राइस एंड व्हीट विल शिफ्ट। देखो, रिसर्चर्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि बाय द टाइम विल कम 2050 सुटेबल क्रॉपलैंड फॉर द 4 कमोडिटीज लाइक मेज, पोटैटोज, राइस, व्हीट, ये तो शिफ्ट कर जाएंगे। इन सम केसेस, कुछ केसेस ऐसे आएंगे कि पुशिंग फार्मर्स टू प्लांट न्यू क्रॉप्स, नए क्रॉप्स की तरफ भी जा सकते हैं फार्मर्स। सम फार्मलैंड्स में बेनिफिट्स फ्रॉम द वार्मिंग बट अदर्स विल नॉट। अब यहाँ फुल स्टॉप है। अब दूसरा यहाँ से देखो, इतना ये बार बार मैं बता रहा हूँ, इसको याद रखना, तो रुक के पढ़ना है। क्लाइमेट अलोन डज नॉट डिक्टेट यील्ड। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। क्लाइमेट अलोन डज नॉट डिक्टेट यील्ड, political shift, global demand, and agricultural practices will influence how farms fare in the future। मतलब कि आने वाले समय में सिर्फ क्लाइमेट नहीं डिक्टेट करेगा इनको, बट पॉलिटिकल शिफ्ट, ग्लोबल डिमांड, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विल आल्सो इन्फ्लुएंस द हाउ फार्म फेयर इन द फ्यूचर। समझ में आई चीजें? अब ऑप्शन पढ़ो कि क्या लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि फार्मर हु मॉडर्नाइज देयर मेथड्स एंड डाइवर्सिफाई देयर फील्ड विल बी इन एडवांटेजियस पोजीशन इन द फ्यूचर। ठीक है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है, लाइक फार्मर्स हु मॉडर्नाइज देयर मेथड्स एंड डाइवर्सिफाई देयर फील्ड विल बी इन एन एडवांटेजियस पोजीशन इन द फ्यूचर। देखो, जब कभी पॉजिटिव लगे तो भी आप उसको वहीं पे टिक मार करके मत चल देना कि तीसरा 3 स्टेटमेंट तो गलत होंगे। ठीक है, हो सकता है अगला ज्यादा सही हो सकता है, क्योंकि लॉजिकल इन्फरेंस वाले क्वेश्चन हैं ये। अगला कहता है कि क्लाइमेट चेंज विल एडवर्सली अफेक्ट क्रॉप डाइवर्सिटी। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। क्लाइमेट चेंज विल एडवर्सली अफेक्ट द क्रॉप डाइवर्सिटी। भाई एडवर्सली अफेक्ट कैसे कर सकता है क्लाइमेट चेंज? ये आउटराइटली रिजेक्ट होगा। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द एडवर्सली अफेक्ट्स, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तीसरा कहता है शिफ्टिंग मेजर क्रॉप्स टू द न्यू क्रॉपलैंड्स will lead to a great increase in the total area under cultivation and thus increase in a overall agricultural production। अब जब शिफ्ट करोगे मेजर क्रॉप्स को इन न्यू क्रॉपलैंड्स विल लीड टू द ग्रेट इंक्रीज इन द टोटल अंडर एरिया। अब पूरे पैसेज में कहीं भी आपको ये समझ में आया कि ये ग्रेट इंक्रीज मतलब टोटल अंडर कल्टीवेशन या तो पूरा आ ही जाएगा या तो खत्म ही हो जाएगा? इसके बारे में तो बात ही नहीं हुई ना भाई। इट विल लीड टू ग्रेट इंक्रीज इन द टोटल अंडर कल्टीवेशन। भाई कहाँ लिखा है कि पूरा एरिया कवर कर लेगा ये टोटल कल्टीवेशन? ये तो कम भी कर सकता है या तो पूरा बेयर कर देगा। तो ये टोटल लैंड के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा कि टोटल एरिया कल्टीवेशन में आ जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। अगला कहता है कि क्लाइमेट चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक इन द फ्यूचर। ध्यान से पढ़ो, ये कह रहा है पॉलिटिकल शिफ्ट, ग्लोबल डिमांड, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विल इन्फ्लुएंस हाउ फार्म फेयर इन द फ्यूचर। और ये स्टेटमेंट कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज इन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई आप पूरे पैसेज को पढ़ के कहीं भी ये 3 चीजों के अलावा कहीं लिखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज होगा? इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट 3 मोर थिंग्स लाइक पॉलिटिकल शिफ्ट, ग्लोबल डिमांड, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो कहां से फिर क्लाइमेट चेंज इज द ओनली और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हो जाएगा? तो ये भी गलत। अब बचा क्या? ऑफ फार्मर्स हु मॉडर्नाइज देयर फार्म मेथड। भाई पंजाब की स्थिति देखो, चावल ही चावल, मतलब वहां पे चावल की खेती कर करके लोग पानी का लेवल घटा दिए हैं पूरा। तो एक समय ऐसे आएगा कि सॉइल फर्टिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी उस एरिया की, पानी भी खत्म हो जाएगा। तो फिर एक समय के बाद उनको मॉड आज भी सरकार कोशिश कर रही है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया जाए ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। और वही यहाँ पे एक्चुअल में लिखा हुआ है कि फार्मर्स हु मॉडर्नाइज देयर मेथड्स एंड डाइवर्सिफाई देयर फील्ड्स विल बी एन एडवांटेजियस पोजीशन इन द फ्यूचर। सो हियर दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। पैसेज सीम्स टू आर्ग्यू, ओके। सो पैसेज यहाँ पे आर्ग्यू, देखो ये नया कुछ निकल के आया है। पैसेज इज टॉकिंग अबाउट आर्ग्यूमेंट, क्या है पैसेज किस बारे में बात कर रहा है, ये भी वैसा ही स्टेटमेंट है। तो पहले इसको पढ़ो तब समझ में आएगी कि क्या बोल रहा है पैसेज। द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग एंड द पुअर पीपल हैव हिस्टोरिकली बीन निग्लेक्टेड इन द प्लानिंग ऑफ आवर सिटीज। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास और पुअर पीपल जो है ना, मतलब जो वर्किंग क्लास और पुअर पीपल गरीब आदमी जो है, उनका हिस्टोरिकली बीन, उनको हिस्टोरिकली निग्लेक्ट किया गया है। जब भी हमारे सिटीज को वो प्लान किया गया है, अर्बन सिटीज को प्लानिंग की गई है, उस टाइम पे वर्किंग क्लास को और पुअर पीपल को निग्लेक्ट किया गया है। आवर सिटीज आर इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट, मतलब लगातार वो इनटॉलरेंट हो रही है, अनसेफ हो रही है, अनलिवेबल हो रही है, रहने लायक नहीं बच रही है। प्लेस फॉर द लार्ज नंबर ऑफ द सिटीजन, बहुत सारे लोग एक ही जगह में चले आ रहे हैं, छोटी छोटी जगहों पे रह रहे हैं, है ना। डेंसिटी मैटर करने लग रही है आज के डेट में। एंड येट, फिर से वही आ गया, देखो येट, फिर भी कॉन्ट्रैरी कर रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट।
वी कंटिन्यू टू प्लान वाया ओल्ड वेज। पर फिर भी ये सब होने के बाद, ये सब जानने के बाद, माफ कीजिएगा, ये सब जानने के बाद वी आर यूजिंग, वी आर कंटिन्यू टू प्लान विद ओल्ड वे, वही पुराना घिसा पिटा तरीका हम अभी भी चलाए जा रहे हैं, द स्टैटिक डेवलपमेंट प्लान दैट ड्रॉज एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द टेक्निकल एक्सपर्टाइज। मतलब कि वही पूरा जो टेक्निकल पर्सपेक्टिव तो देख ले रहा है, लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम द पीपल्स लाइव एक्सपीरियंसेस। मतलब कि उनको लोगों के रियल टाइम एक्सपीरियंस से कोई मतलब नहीं है, उनकी नीड, उनकी जरूरतों से कोई मतलब नहीं है, उनकी एक्टिविटी एक्सक्लूडिंग द लार्ज नंबर ऑफ द पीपल को छोड़ रहे हैं, प्लेसेस, एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिसेस दैट आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिटी, ये सबको छोड़ करके वो वही पुराने घिसे पिटे तरीके को अपनाते चले जा रहे हैं। ये पूरा पैसेज आर्ग्यूमेंट कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है। द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट द पैसेज सीम्स टू आर्ग्यू। नाउ ऑप्शन पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि क्या पूछ रहा है। तो पहला कह रहा है कि इट इज अगेंस्ट द मोनोपोली ऑफ द बिल्डर्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द एलीट क्लास। कहां लिखा है एलीट ग्रुप्स, है ना? देखो, कहीं पे भी पूरा पैसेज ये बता रहा है कि ये मोनोपोली ऑफ बिल्डर्स और एलीट ग्रुप के अगेंस्ट में है। Rather, it is talking about that the interest of the working people and poor people is historically been neglected। जब भी हम प्लानिंग करते हैं सिटीज, तो ये तो कहीं से बात ही नहीं हो रही है, फिर गलत। सेकंड कहता है इट इज अगेंस्ट द नीड ऑफ द ग्लोबल एंड द स्मार्ट सिटीज। भाई ये कहीं पे लिखा है, कहीं पे बता रहा है पैसेज कि ये स्मार्ट सिटीज के अगेंस्ट में है? ऐसा तो बात नहीं कर रहा। ये फिर वही बोल रहा है कि यार आप वर्किंग क्लास और पुअर पीपल को निग्लेक्ट करते हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको स्मार्ट सिटीज की जरूरत नहीं है, आप इसके अगेंस्ट में ये बात कर रहे हो कि बनाओ ही मत। अगेन ये गलत। तीसरा कह रहा है इन द फेवर ऑफ द प्लानिंग सिटीज मेनली फॉर द वर्किंग क्लास एंड द पुअर पीपल। अब ये स्टेटमेंट देखो, इसमें आप ये मत समझ लेना कि अब ये लिखा हुआ है कि इट इज इन फेवर ऑफ प्लानिंग सिटीज मेनली फॉर द वर्किंग क्लास एंड द पुअर पीपल। भाई अगर सिटीज को प्लान करते समय सिर्फ हम फेवर करेंगे वर्किंग क्लास और पुअर पीपल को, तो रिच और एलिट वाले कहाँ चले जाएंगे? उनको निकाल दोगे क्या? मतलब उनका कोई पर्सपेक्टिव नहीं होगा। और अगर इसके कॉन्ट्रेरी देखोगे कि अगर एलीट ग्रुप्स का अगर हम लेते हैं तो इनको निकालना पड़ रहा है। तो ये पैसेज तो ये बता रहा है कि एलीट का, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा है कि सिर्फ एलीट का ले रहे हैं, लेकिन पैसेज इज टॉकिंग अबाउट कि हम ज्यादातर ये कर रहे हैं कि हिस्टोरिकली हम इसको निग्लेक्ट करते आ रहे हैं, किसको? वर्किंग क्लास को और वो पीपल को हम सोचते भी नहीं है वाइल वी आर प्लानिंग अवर सिटीज। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट भी गलत। लास्ट कहता है इन फेवर ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल्स ग्रुप्स इन द सिटी प्लानिंग, दैट इज राइट। अब तो ये 3 में से एक बचा है, तो वो तो अपने आप आंसर सही होगा। बट खुद सोचो, अगर आप नीचे से भी अगर आप स्टार्ट करोगे तो ये फेवरेबल आपका ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि इट इज टॉकिंग अबाउट इट इज इन फेवर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल्स। भाई जब भी आप ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप मतलब आप सिटी प्लान करोगे, तो आप जो ग्रुप ऑफ पीपल है, डाइवर्सिटी, अभी हमने एक पैसेज देखा ना, अभी इसके पहले अभी 1-2 पैसेज को, कि जहाँ पे आप बात कर रहे थे कि आपको सारी चीजों को सारे डोमेन्स को लेकर के सिटी को प्लान करना चाहिए। मतलब आप किसी भी क्लास को, कल्चरल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी, किसी भी पर्सन को आप छोड़ नहीं सकते व्हाइल यू आर प्लानिंग योर अर्बन सिटीज, एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली इज दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर। इट इज इन द फेवर ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल ग्रुप्स इन द सिटी प्लानिंग। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब एक और देखते हैं। दिस इज अगेन द टॉकिंग अबाउट द लॉजिकल रैशनल क्रूशियल मैसेज। देखो वही चीज है, मैसेज कहो, मेन आइडिया कहो, इन्फरेंसेस कहो, अल्टीमेटली एवरीथिंग इज टॉकिंग अबाउट कि व्हाट इज द निष्कर्ष, व्हाट इज द कंक्लूजन, व्हाट द ऑथर वांट्स टू से थ्रू दिस पैसेज। और मैं बार बार बताऊंगा, पैसेज इजी होता है बट ऑप्शंस आर टफ। ऑप्शंस यूपीएससी बनाता है जो कि टफ होता है, कंफ्यूजिंग होता है, इस बात को याद रखना। चलो पढ़ें। A majority of the TB infected in India, tuberculosis. Majority of the TB infected in India are poor, गरीब हैं, lack sufficient nutrient, उनके पास sufficient nutrients, nutrition नहीं है, suitable housing, घर नहीं है, have a little understanding of the prevention, समझ नहीं है कि कैसे बचा जाए। फुल स्टॉप हो गया। अब सुनो, टीबी then devastated families makes the poor poorer, और फिर इससे गरीब को और गरीब बना देती है। पर्टिकुलरली अफेक्ट द वुमेन एंड द चिल्ड्रन, बच्चों और महिलाओं को ज्यादातर ये अफेक्ट करता है। एंड लीड्स टू ostracism and loss of employment. The truth is that even if the TB does not kill them, hunger and the poverty will। कहने का मतलब सीधी सी बात है कि अगर आप टीबी से नहीं मरेंगे तो आप हंगर से, भूखमरी से और गरीबी से मर जाएंगे। अनदर ट्रूथ इज दैट डीप सीटेड स्टिग्मा, मतलब कि एक कलंक मान लेते हैं ना, जैसे कि किसी को टीबी हो गया तो एक भ्रांति फैला देते हैं, भाई उसको टीबी है, दूर दूर। पहले के जमाने में, आज के डेट में तो कुछ कम भी हुआ है, सरकारें काम कर रही हैं, बट पहले के जमाने में भाई अगर किसी को टीबी हो भी जाता था ना, तो लोग मतलब दूर भाग जाते थे। भाई उसको टीबी है, उसका पूरे घर का एक तरीके से सोशल बाइकआउट हो जाता था। दैट इज द डीप सीटेड स्टिग्मा व्हाट एक्चुअली दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट। सो लैक ऑफ काउंसलिंग, expensive treatment, lack of adequate support from the providers and the family,
फिर जब ऐसी सिचुएशन में तो यार फैमिली भी सपोर्ट करना बंद कर देती थी और कर देती है कहीं-कहीं आज भी। Coupled with the torturous side effect of the demotivating patient to continue the treatment with disastrous health consequences. ठीक है? चलो स्टेटमेंट पढ़ो। Statement first says that the TB is not curable disease in Indian circumstances. एक सेकंड का पॉज लो और सोचो, कॉमन सेंस लगाओ कि टीबी इज नॉट क्यूरेबल डिजीज, स्टिल इन द 2025 वी आर है। भाई पहली बात तो यहाँ पे आपको कॉमन सेंस लगेगा कि टीबी इज अ क्यूरेबल डिसीज और इंडियन सर्कमस्टांसेस में भी इट इज अ क्यूरेबल डिसीज, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, नाउ सेकंड स्टेटमेंट सेज क्यूरिंग टीबी रिक्वायर्स मोर देन डायग्नोसिस एंड द मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, समझ में आया आपको कि क्योरिंग टीबी मतलब टीबी को ठीक करना इट रिक्वायर्स मोर देन डायग्नोसिस एंड द मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब डायग्नोसिस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट से भी ज्यादा क्योरिंग टीबी टीबी को ठीक करने में कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, और वो चीजें क्या है? देखो ध्यान से, अब देखो, स्टिग्मा इसको हटाना, प्रॉपर काउंसलिंग करना, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट को कम करके ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना, है ना, सपोर्ट देना, किससे? फैमिली से। ठीक, और साथ में पेशेंट को डिमोटिवेशन की जगह मोटिवेट करना। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस स्टेटमेंट इज टॉकिंग, दिस ऑप्शन इज टॉकिंग अबाउट। क्योर करने के लिए टीबी आपको मोर देन डायग्नोसिस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट भी कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है जो कि अभी तक नहीं मिल रही है एज पर दिस पैसेज, और वो चीजें यही, आप स्टिग्मा हटाइए, काउंसलिंग प्रोवाइड कराइए, प्रॉपर ट्रीटमेंट दीजिए, जैसे ट्रीटमेंट होता है ना करीब 8-9 महीने का ट्रीटमेंट होता है इसमें, वो, और साथ में फैमिली का सपोर्ट चाहिए, पेशेंट को मोटिवेट करिए, तो ये सारी चीज। पर फिर भी अगला स्टेटमेंट पढ़ो, गवर्नमेंट सर्विलांस मैकेनिज्म इज डेफिशिएंट। देखो ध्यान से पढ़ो, पूरे पूरे पैसेज में कहीं भी गवर्नमेंट सर्विलांस के बारे में बात की गई है भाई की, ना तो पॉजिटिव में बात की गई ना तो नेगेटिव में बात की कि नहीं ये डेफिशिएंट है मतलब सफिशिएंट है ही नहीं, पहली बात तो बात ही नहीं की गई है, और ना तो पॉजिटिव में बात की ना नेगेटिव में, तो ये गलत। समझ रहे हो कौन सा लॉजिक लग रहा है यहाँ पे? ठीक है, नाउ अगला कहता है कि इंडिया विल बी फ्री फ्रॉम द डिसीजेज लाइक टीबी ओनली व्हेन इट्स पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स आर इफेक्टिवली एंड सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड। ये स्टेटमेंट भी गलत है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नाउ हम आ गए हैं लेक्चर के एंड में, आज के लिए इतना ही है। आपको जाते जाते मैं एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं, ये वाला आपको ये खुद से करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है प्रॉपर आंसर, और हो सके तो रीजन भी बता देना कि किस वजह से आपने कौन सा ऑप्शन टिक करा है, विच इज द बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट क्रिटिकल इन्फरेंसेस अकॉर्डिंग टू यू। पहले इसको पढ़ो, ध्यान से एक एक लाइन पढ़ो, समझो वर्ड का मतलब समझो, वोकैबुलरी वीक है उसको हिंदी मीनिंग देख लो, हिंदी वालों को इंग्लिश देख लो, ऐसे इधर उधर देख के हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट करके फिर इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताना कि कौन सा कारण आपको लगा इस ऑप्शन को चूज करने में, व्हाई डिड यू चूज दिस। ठीक है, ये बताना है। सो टुडे वी टैकल्ड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, काइंड ऑफ मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया, assumption, inferences, arguments. So this type of question we have seen today, and how UPSC plays with the language to confuse and to distract us. We also learned the techniques to simplify dense passages, of course, and elimination techniques we have talked about, and how we can solve it. We have seen everything today related to these kind of question asked. Okay. Now, in the next lecture, we will take more further and will see the kind of question apart from this. और भी कौन-कौन से types के question पूछते हैं, वो सब हम next lectures में देखेंगे. So revise what we did today, what we did earlier in the first lectures also. Try a few questions on your own, and most importantly, don't let tough language shake your confidence. ये याद रखना, अपने से करो, प्रैक्टिस करो, 5 से 10 क्वेश्चन डेली खुद से करो, मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को दो पूरे अपने पढ़ाई के टाइम को के अंदर, और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके बाएं हाथ दाएं हाथ जिसमें आपको रखना है रख के जा सकते हो, इजीली आप नेट 15 to 20 क्वेश्चन करेक्ट करके आओगे ही आओगे, इसकी गारंटी है, बट गारंटी तभी है जब आप प्रैक्टिस करोगे खुद से। ठीक है, सो जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो इस लेक्चर्स के बारे में, इस कोर्स से अगर आपको कुछ भी फायदा मिला हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ सुधार करना हो तो वो भी जरूर बताइए, और अगर आप
आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है, मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना है, तो आप टेलीग्राम में मुझसे जुड़ सकते हैं। VM_UPSC इस नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो मेरा चैनल मिलेगा। आप उसके थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। एंड ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग एंड यकीन मानो, RC एंड CSAT इज क्रैकेबल। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।